एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन और पूरे चैप्टर कितने चैप्टर्स हैं कि उसका पूरा रेंज एज वेल एज द केस लॉ इसमें कवर करेंगे। एंड बेयर एक्ट से पूरे सेक्शन वाइज, जैसे 26 सेक्शंस हैं इसमें, तो बेयर एक्ट के सेक्शन वाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमको हमेशा किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले इसको दूर से देखना चाहिए। तो इसमें कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो इसमें हमारे को चैप्टर 4 तक है, 4 चैप्टर्स दिख रहे हैं, जिसमें एक एडिशन नया हुआ है, ठीक है, जो कि हुआ हमारा 2023 में बाय जन विश्वास अधिनियम, ठीक है। इसमें एक चैप्टर ऐड किया गया। इसमें टोटल सेक्शंस कितने हो रहे हैं, तो टोटल सेक्शंस इसमें 26 हैं। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। इसमें हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट प्लस डेफिनेशन क्लॉज। इस वीडियो में हम डेफिनेशन क्लॉज को भी कवर कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 बात करता है जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अपॉइंटमेंट हो रहा है या फिर रूल मेकिंग पावर, ये एक्ट टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। दैट्स वाई इसमें जितने भी अथॉरिटीज़ रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसमें करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का एक ही जगह रोल है, वहाँ पे डेलीगेशन का, डेलीगेट कर सकता है। जो रूल मेकिंग पावर है जो कि दी गई है हमको, रूल मेकिंग पावर दी गई है सेक्शन 25 में, जिसमें क्या बोला गया है कि सेक्शन 25 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल मेकिंग की। लेकिन जो रूल मेकिंग पावर है लेकिन उसको डेलीगेट, मतलब उसको छोड़ करके, ये पावर को छोड़ करके बाकी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस दिया गया है, बट बाकी एक्ट में कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर या फिर वर्क नहीं है। फिर चैप्टर 3 बात करता है प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट एंड इन्वायरमेंट, अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस किस चीज़ों को हम लोग, मतलब यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, ये जो 4 सेक्शन है, इसका कॉन्ट्रवेंशन करने के लिए हमको पनिशमेंट्स दिए गए हैं। अगर 7 और 8 का कॉन्ट्रवेंशन होता है तो उसके लिए पनिशमेंट हमको सेक्शन 14A में दिया गया है, और 9, 10, 11 का कॉन्ट्रवेंशन होता है तो 14 के B में दिया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे दो अथॉरिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जैसे इन्वायरमेंट लेबोरेटरी एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, और इसी की रिपोर्ट अगर बनाते हैं तो वो रिपोर्ट के बारे में 14 में दिया गया है। 15 में बोला गया है ये रेसिड्यूरी पावर है, मीन्स अगर कोई भी प्रोविजन इस एक्ट का है, किसी रूल का या ऑर्डिनेंस के डायरेक्शन का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, अगर उसका कॉन्ट्रवेंशन होता है तो ये पनिशेबल होगा अंडर, पनिशेबल नहीं, पेनल्टी दी जाएगी अंडर सेक्शन 15। और यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनीज के बारे में बोला गया है, कॉन्ट्रवेंशन बाय पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बोला गया है। फिर इसी रिलेटेड हमारे एजुकेटिंग अथॉरिटी है। फिर इस एजुकेटिंग अथॉरिटी जो एजुकेटिंग ऑफिसर, उसकी अपील्स के बारे में दिया गया है। फिर जो पेनल्टी जो भी इकट्ठा होगी वो पैसे कहाँ जाएंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है उसमें जाएंगे। फिर उसके बाद 15 के F में दिया गया है फेलियर टू पे पेनल्टी। ये ओनली प्रोविजन है इस एक्ट का जहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, दैट इज अप टू 3 years। मूविंग ऑन, फंडामेंट चैप्टर 3A बात करता है, जो कि 2023 से ही ऐड की गई। जितने भी न्यू एडिशंस यहाँ पे दिख रहे हैं, 14A, 14B, 15A, 15B, 15A से लेके पूरा F तक, ये सब आया है जन विश्वास अधिनियम 2023 से, जिसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 अप्रैल 2024। फिर जो 16th है हमारा, वो सेक्शन 16 बात करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के बारे में। सेक्शन 16A बात करता है अकाउंट्स एंड ऑडिट के फंड के बारे में। सेक्शन 16B बात करता है एनुअल रिपोर्ट के बारे में। सेक्शन 17 बात करता है ऑफेंस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। मूविंग ऑन, अभी मिसलेनियस एक्ट है, यहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए। यहाँ पे सबसे पहले आता है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर कोई चीज़ गुड फेथ में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा बोला जा रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स रिटर्न के बारे में बताया गया है। और ये जो है जितनी अथॉरिटीज़ इसमें स्टैब्लिश हो रही है वो पब्लिक सर्वेंट होगा। ये सेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट दिया गया है बहुत सारे ऑफिसर्स का, उसको हम लोग मानेंगे पब्लिक सर्वेंट, एंड इट विल बी डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट एज गिवन इन सेक्शन 2
28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अगर पब्लिक सर्वेंट कहलाया गया है, अगर इस प्रोविजन में अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहला रहा है, मतलब दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। अगर पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उनके ऊपर करप्शन लॉज एप्लीकेबल होंगे, राइट। और दूसरी बात, अगर हम लोग पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी को परफॉर्म करने नहीं दे रहे हैं, मतलब उनको, अगर पब्लिक सर्वेंट को कोई भी इंडिविजुअल अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो हमको पनिशमेंट मिल सकती है, जो कि दिया गया है 221 में। एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, 221 में ही दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तो वो बीएनएस में दिया गया है कि पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं तो ये सब भी उनके साथ हो सकता है। करप्शन लॉ भी अप्लाई करेंगे उनके ऊपर, एज वेल एज अगर उनको डिस्टर्ब किया जाए, उनके काम में बाधा डाली जाए तो उन पर पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। फिर जुरिस्डिक्शन बार करता है, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट जो होंगे, स्पेशल अथॉरिटी होंगी, वही इस चीज़ को देखेंगी। पावर टू डेलीगेट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डेलीगेट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को या फिर अदर अथॉरिटी को। फिर इफेक्ट ऑन अदर लॉज के बारे में, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव ये ओवर राइडिंग इफेक्ट रखते हैं। ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है मतलब अगर कोई एक्ट किसी से अगर कोई और प्रोविजन इससे इनकंसिस्टेंट होता है तो कोई अदर एक्ट वर्सेस EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अगर दोनों में से में लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? हमेशा हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बिकॉज ये जनरल रूल ये है कि जनरल लॉ और स्पेशल लॉ, ये स्पेशल लॉ है, तो अगर इसके बीच में लड़ाई होती है तो स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। ये एक मतलब यही एक नॉर्मल नॉर्म है, राइट। मूविंग ऑन, ये जो रूल मेकिंग पावर दी गई है हमारा सेक्शन 25 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि रूल्स बना सकते हैं इस एक्ट के प्रोविजन को इफेक्ट में लाने के लिए, और जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको ले डाउन करना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने, ताकि कोई भी आर्बिट्रेरी टाइप का चीज़ें ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका एक्ट नंबर 29 है। मींस अगर 1986 में अगर 1986 में अगर 29 एक्ट बने हैं या फिर 30 एक्ट बने, जो 29th नंबर का एक्ट है वो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे कंडक्टिंग अथॉरिटी UPSC है तो इस टाइप के सिली क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा आते हैं, बट स्टिल याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। एनैक्टमेंट डेट इसका है 23 मई 1986 और इन्फोर्समेंट डेट है 19 नवंबर 1986। अब 19 नवंबर 1986 को मिसेस इंदिरा गांधी जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उनको ऑनर करने के लिए जब इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा था, दैट इज़ इन स्टॉकहोम, तो इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव गए थे जो कि इंदिरा गांधी जी गए थे। इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी की डेट को हमने एज एनफोर्समेंट डेट बना दिया, किसको? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को। ये जो एक्ट है हमारा, उसमें टोटल हमारे चैप्टर 4 है एंड सेक्शन 26 है। ये जो एक्ट है एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, मीन्स इट कवर्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट इज वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट एंड मेनी मोर। एवरी एस्पेक्ट आर कवर्ड इन दिस एक्ट, ठीक है। वाटर के लिए अलग से एक्ट है, एयर के लिए अलग से एक्ट है, फॉरेस्ट के लिए अलग है एक्ट है, वाइल्ड लाइफ के लिए, हर अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं, बट एक सिंगल लेजिस्लेशन जो कि सबको गवर्न करता है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देन ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और ये कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करता है सारे लॉज को एक ही सिंगल फ्रेमवर्क में। इफेक्ट, अब इसका नेचर देख लेते हैं। तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मीन्स कोई भी अगर ऑफेंस इसमें दिया गया है वो तभी अप्लाई करेगा, मतलब उस दिन से अप्लाई करेगा जिस दिन ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया है। जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है उसका मतलब ये होता है कि एक्ट के आने से पहले भी कोई चीज़ या कंट्रोवर्शन हुआ है
तो वो पीछे जाके भी मतलब इफेक्ट आने से पहले भी अप्लाई करेगा। तो ये प्रोस्पेक्टिव नेचर में है। और यहाँ पे जो भी फाइन्स दिए गए हैं वो तभी अप्लाई करेंगे जब ये एक्ट इन्फोर्स में आ जाएगा, तब से ही अप्लाई करेंगे। एक्ट इन्फोर्समेंट में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन अगर हो रहा होगा इस एक्ट में तो वो अप्लाई नहीं करेगा। फिर जो एक्ट है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है, मतलब अगर कोई भी जनरल लॉ है उसके प्रोविजन अगर इनकन्सिस्टेंट है विद दिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। ये कहाँ दिया गया? ये दिया गया है आर्टिकल सेक्शन 24 में दिया गया है इसका प्रोविजन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के। ये जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ईपीए बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसको। ईपीए जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है नेचर में, मींस इसका नेचर एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है आर्टिकल सेक्शन 25 में कि ये रूल्स बना सकते हैं इस एक्ट के इन्फोर्समेंट में के लिए। एक्ट्स, रूल, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट बनाता है। कोई भी मतलब इसमें चेंजेस ला सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे हमारा आता है जन विश्वास अधिनियम। इसमें मेजर अमेंडमेंट्स, इस एक्ट में मेजर अमेंडमेंट करने वाली अथॉरिटी मतलब जो अधिनियम है, एक्ट है, वो है हमारा जन विश्वास अधिनियम, जो कि 2023 में आया था। इसमें जितने भी पनिशमेंट्स थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू फाइन। मतलब कोई भी माइनर से अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है इस प्रोविजन का, तो वहाँ पे पनिशमेंट जेल टाइम नहीं होता। जेल टाइम को रिमूव करके हमने कर दिया गया है मनी पेनल्टी, मीन्स फाइन को। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति है उसको जेल टाइम नहीं बिताना पड़ेगा, वो फाइन दे करके भी, कंपनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इंडिविजुअल्स हैं, वो उनको पनिशमेंट एज अ जेल नहीं मिलेगा, उनको फाइन दे करके उस चीज़ को क्लियर किया जा सकता है। इससे क्या है, जुडिशरी पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और जल्दी से डिस्पोज ऑफ भी होगा मैटर। यहाँ ये बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल एज ईज ऑफ लिविंग दोनों को प्रमोट करने के लिए है। राइट, मूविंग ऑन। इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया है हमारा 1 अप्रैल 2024 को। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोविजंस इंसर्ट किए गए थे इस अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये है यहाँ पे सेक्शन 2 का सी में बात किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के बारे में। 2CA इंसर्ट किया गया था सेक्शन 2 में। चैप्टर 3 में चेंजेस लाए गए थे। सेक्शन 14A को डाला गया, 14B को डाला गया, 15 में अमेंडमेंट किए गए, आर्टिकल A से लेकर के F को डाला गया। फिर चैप्टर 3A को इंसर्ट किया गया, इसमें ये सब प्रोविजंस डाले गए। उसके बाद चैप्टर 14 को डाला गया। चैप्टर 14 में सेक्शन 19 के AA को इंसर्ट किया गया। यहाँ पे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकती है, कॉन्ट्रवेंशन होता है इस एक्ट का। मतलब जो लोकल स्टैंड आई होता है वो दिया गया है कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी, एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भी लोकल स्टैंड आई है केस को फाइल करने का। और 24 में अमेंडमेंट किए गए। जो जन विश्वास अधिनियम है हमारा, जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन एक्ट 2023, वो इनैक्ट इसीलिए किया गया था ताकि प्रमोट कर सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग। यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज किया गया था माइनर, टेक्निकल और प्रोसीजरल ऑफेंसेस को अक्रॉस 42 एक्ट्स में चेंजेस लाए गए थे, ताकि वहाँ पे जो माइनर ऑफेंसेस है, टेक्निकलिटी है, प्रोसीजरल ऑफेंसेस है, ये सब को डिक्रिमिनलाइज करके वहाँ पे फाइन का प्रोविज़न, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या मॉनेटरी लॉस का प्रोविज़न दिया गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बस यही है कि यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज किया गया है सिविल पेनल्टीज़ के लिए, बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज किया गया। फिर रिड्यूस कराया जाए है जुडिशियल बर्डन को, रैशनलाइज किया जाए पेनल्टीज़ को, ये सब दिया गया है। और यहाँ पे चेंजेस में भी बात की गई कि पेनल्टीज़ हर साल अप टू सम % इंक्रीज की जाए, ताकि जो पेनल्टी भी है वो हेफ्टी हो, ताकि कोई भी इंसान उसका कॉन्ट्रवेंशन करने से सोचे। जैसे इंसान है ना जेल टाइम के लिए सोचता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे जेल हो जाएगी, लाइकवाइज अगर उसको पेनल्टी, अगर लिटिल पेनल्टी रहेगी तो वो सोचेंगे कि कोई बात नहीं, कॉन्ट्रवेंशन कर देंगे, बाद में पैसे दे देंगे। तो हेफ्टी पेनल्टी लेनी चाहिए ताकि वो पेनल्टी लें
उस जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, अगर इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, उनसे पैसे ले करके एक जनरल फंड में डाला गया जाए और उसी फंड से बाद में उस फंड से ही पैसे निकाल करके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ हो सके। मूविंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स ऐसे कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 21 थ्रू वेरियस लेजिस्लेशन ये हेल्ड किया गया था बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट है एवरी इंडिविजुअल का। देन मूविंग ऑन, ड्यूटी इम्पोज करता है सिटीजन्स के कि हमको नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 51A का जी बात करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, तो ये सिटीजन्स के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है। ये है हमारा आर्टिकल 48 का ए, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से। अब छोटे मोटे केस लॉज देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व करने में हेल्प किए। जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर याद रखना है 1987। इस ईयर में क्या हेल्ड किया गया था, राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 का पार्ट है। मूविंग ऑन, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे इस केस में ये हेल्ड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी पॉल्यूटर अगर कोई भी हजार्डियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर हजार्डियस सब्सटेंसेस को केटर कर रहा है, उसमें काम कर रहा है, तो उस पॉल्यूटर की, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की, उस इंडस्ट्री की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। मतलब अगर उनकी वजह से गलती हो या ना हो, बट उनको ही कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये चीज़ हेल्ड किया गया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, वो इवॉल्व हुआ था थ्रू द इंग्लिश केस लॉ, दैट इज रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फर्स्ट टाइम इवॉल्व की थी। फिर UNFCCC, ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रियो डी जेनेरियो 1992 में हुई थी, जहाँ पे अर्थ समिट था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, जो कि अप टू सम कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ETA, कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मीन्स इस इंडस्ट्री के वर्किंग से एनवायरमेंट को कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो उस चीज़ को देखने के लिए हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट टूल है ताकि इंश्योर किए जाए कि ऑप्टिमम यूज़ हो नेचुरल रिसोर्सेज का, प्लस सस्टेनेबिलिटी रहे फ्यूचर के लिए। और इसको मैंडेटरी बनाया गया था अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना पावर को यूज़ करके, जो कि उनको दी गई है सेक्शन 25 में, कि वो रूल्स बना सकते हैं फॉर इन्फोर्समेंट। सेक्शन 25 में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई भी प्रोविजंस है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसको बनाया जा सकता है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये चीज़ नोटिफाई की गई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उसका पहले इन्वायरमेंट असेसमेंट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि ये इन्वायरमेंट को कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सब जितने भी केसेस है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, वो इवॉल्व करने के लिए अभी का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको इवॉल्व करने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ों को इंसर्ट किया गया था। ठीक है। अब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पे रात के समय एक हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज कर दिया हो गया था, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, और वहाँ पे लीकेज हो गया था किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और मतलब रात के समय में ये रिलीज़ हुआ, पूरी लोकेलिटी में पूरा चला गया और उसमें बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी। तो इसी केस में फिर एक चीज़ आई कि
एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इम्पोज करनी पड़ेगी। मतलब इंडस्ट्री अगर हैंडल कर रही हजार्डियस सब्सटेंस में तो उनकी गलती हो नहीं हो वो मैटर करता ही नहीं है। अगर तुम हजार्डियस सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती, मतलब तुमको ही लाइबल ठहराया जाएगा अगर कोई भी मिसहैप होता है तो ना। फिर स्टॉकहोम, ये बहुत पहले 1972 में आया था। स्टॉकहोम आया था, जिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, जो कि पहली बार एक तरह से एनवायरनमेंट एज एन इशू को देखा गया कि एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। और इसी स्टॉकहोम को अटेंड किया गया था इंडिया के द्वारा भी। इसीलिए उस चीज़ को, इंटरनेशनल ट्रीटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने लेजिस्लेशन बनाया, जो कि रिजल्ट है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और ये एक्ट बना के हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन के जो भी प्रिंसिपल्स है उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है पावर। आर्टिकल 353 में दिया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, क्योंकि इंडिया सॉवरेन कंट्री है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर से अप्लाई नहीं करता है इंडिया के ऊपर। उसको अप्लाई करवाने के लिए, इवन दो अगर हम उसमें सिग्नेटरी भी हैं, अगर कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है उसमें हम सिग्नेटरी हैं, अटेंड कर रहे हैं और वट एवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम जो भी कर रहे हैं, बट उसको इंडिया पे अगर अप्लाई करना है तो इट कैन बी ओनली बी डन इफ द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द सेम एंड इफ इट इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया देन ओनली द effect of the any conference which we are attended by the India will become applicable in India। अब यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसे 1970 में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडिया भी अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, बट देयर आर मेनी कंट्रीज जो कि डेवलप हो चुके हैं और डेवलप होने के लिए उन्होंने जितना भी पॉल्यूशन करना था वो कर चुके हैं। तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट डिग्रेड होना बहुत समय पहले से चालू हो गया था। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, जिसमें ये सब एस्पेक्ट्स है। इसके मेजर पॉइंटर्स देख लेते हैं। जैसे यूनियन कन्वेंशन, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन का हम लोग बोलते हैं इसको कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 113 नेशन ने अटेंड किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 26 प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश किया गया था और इसी के फर्दरेंस में इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है ऑन 15 जून को। मूविंग ऑन, पार्लियामेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? पार्लियामेंट ने बनाया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, 74 में वाटर एक्ट बनाया, 76 में 42nd अमेंडमेंट किया गया, जिसमें हमने इंसर्ट किया कि स्टेट के ऊपर ड्यूटी डाल दी गई अंडर आर्टिकल 48A, सिटीजन के ऊपर ड्यूटी डाल दी गई अंडर आर्टिकल 51A का G। देन 1980 में हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया, 1981 में हमने एयर एक्ट लाया, फिर 1986 में भोपाल गैस ट्रेजेडी आ गई, जिसमें आइसोसाइनाइड, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो यूज़ हो, मतलब वो लीक हो गया। उसके बाद हमको नीड लगी कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होना चाहिए जो कि सारे इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट को कवर करता हो। फिर 1986 में हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया। कैसे बनाया? आर्टिकल 353 के पावर को यूज़ करके पार्लियामेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया to confer the international convention that was held in Stockholm, which were attended by the 116 nations. One of the nations were India. Moving on, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करना है हमको, प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को और इम्प्लीमेंट करना है डिसीजन जो कि लिए गए थे स्टॉकहोम स्वीडन में। मूविंग ऑन, नीड क्या है इस एक्ट की? एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो थोड़े वीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट को कवर नहीं करते हैं। इसीलिए एक ऐसा इन्वायरमेंट का लॉ बनाना ज़रूरी था जो कि ऑल ओवर सारे इन्वायरमेंट इश्यूज़ को एक ही फ्रेमवर्क में कवर कर ले। मूविंग ऑन, ड्यू टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी हमको नीड लगी कि हमको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लाना चाहिए। फिर इंडिया का इंटरनेशनल कमिटमेंट था कि हम भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ करेंगे, तो उसको तो करना ही था। फिर नेचर इस एक्ट का क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, मीन्स सेंट्रल लॉ है जो कि अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया पे। यहाँ पे
रेगुलेट करते हैं पॉल्यूशन को। यहाँ पे प्रिवेंटिव लॉ है, यहाँ पे और प्यूनिटिव लॉ है, यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है अगर वायलेशन हुआ तो। वायलेशन पनिशमेंट नहीं दिया जाता, यहाँ पे फाइन इम्पोज किया जाता है। देन स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, तो स्कोप में हमारा हर एस्पेक्ट को कवर करता है, वाटर, एयर, सॉइल, नॉइज, हजार्डस सब्सटेंस, और ये अप्लाई करता है इंडस्ट्रीज पे, फैक्ट्रीज पे, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज पे जो कि पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ये इवन व्हीकल्स पे भी अप्लाई करता है जो कि पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अब इसका रिलेशन क्या है अदर एक्ट्स के से, तो इसका रिलेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का रिलेशन अदर लॉज में है। पहला है बीएनएसएस से देखते हैं, तो इसके बारे में दिया गया है सेक्शन 270 से लेके 270 से लेके 293 तक दिया गया है। यहाँ पे जो भी पब्लिक हेल्थ है, सेफ्टी है, डिसेंसी है, मोरालिटी है और मॉरल्स है, अगर इस सब को वायलेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट हमारी दी गई है 270 में। ये पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है बेसिकली। 270 का जो इंडिविजुअल प्रोविजन है, तो ये न्यूसेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर कोई भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है तो वो पब्लिक न्यूसेंस के कैटेगरी में फॉल करेगा। स्पेसिफिक प्रोविजन वाटर के बारे में दिया गया है 79 में कि अगर कोई भी पब्लिक स्प्रिंग को या रिजर्वॉयर को गंदा करता है तो वो वाटर पोल्यूशन में आएगा। उसकी पनिशमेंट दी गई है 279 में। 280 में दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति एटमॉस्फेयर को नॉक्शियस करेगा, मीन्स उसको जहरीला बनाएगा और वो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 280 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। मूविंग ऑन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज बीएनएस के लिंक्ड प्रोविजन, मींस एनवायरनमेंट की क्या क्या एस्पेक्ट्स जो कि बीएनएसएस में दिए गए हैं। तो ये दिया गया है सेक्शन 152 से 163, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। मीन्स जो भी वाटर, एयर, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है उसको हम पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में डालेंगे। और यहाँ पे हमको पावर दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है ताकि वो पावर कंट्रोल करे पब्लिक न्यूसेंस को। मूविंग ऑन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस बनाता है, दैट इज़ द फाउंडेशन बनाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। मतलब जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो हमने सोचा वो बेसिकली इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बोला है कि हमको राइट टू इक्वालिटी का है, मीन्स हर किसी को साफ पानी, साफ हवा और साफ ज़मीन लाके सॉइल उसका अधिकार है। मूविंग ऑन, तो उस चीज़ को ही दिमाग में रखते हुए इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही इम्पॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, आर्टिकल 21 में बात की गई है राइट टू लाइफ के बारे में। उसमें अलग अलग एक्ट्स के थ्रू हमने ये हेल्ड किया कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में ये चीज हेल्ड किया गया था। तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट MC मेहता वाले केस में आया, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट या तो प्लस राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, सब हमारे आर्टिकल 21 में कवर्ड है। फिर आर्टिकल 91G जो कि बात करता है राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स टू कैरी आउट एनी बिजनेस ट्रेड, और उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। 19 का 6 बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में, जो कि दिया गया है कि ट्रेड बिजनेस अगर अफेक्ट करता है पब्लिक सेफ्टी को, पब्लिक हेल्थ को या एनवायरनमेंट को, उसको कैरी आउट नहीं किया जा सकता। मीन्स ये राइट तुम्हारा एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच इज हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 का क्लॉज 6। फिर आर्टिकल 48 का ये बात करता है ड्यूटी ऑफ स्टेट की कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए। आर्टिकल 51G बात करता है ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स की कि वो इम्प्रूव करें एनवायरनमेंट को। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो कि रिट जुरिसडिक्शन है रिस्पेक्टेबल हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए। यहाँ पे क्या क्या रिट्स इशू किए जा सकते हैं, जबकि मैंडेमस किए जाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है, गवर्नमेंट को अथॉरिटी को डायरेक्ट करती है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मतलब जो कोर्ट्स डायरेक्ट करती है अथॉरिटीज़ को कि वो कंट्रोल करे पोल्यूशन को और
एनफोर्स करे, इन्वायरमेंट लॉ को प्रोहिबिट करता है, स्टॉप करता है किसी भी अथॉरिटी को इलीगल इन्वायरमेंट एक्टिविटी ना करने से। फिर सर्चुलरी बात करता है कॉज इलीगल एक्टिविटी जो भी हो रही है उसको कॉश कर सकता है, या फिर जो ऑलरेडी परमिशन दी गई उसको भी कॉश कर सकता है। अब लैंडमार्क केसेस, तो सबसे पहला है लैंडमार्क केस हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, दैट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ओलियम गैस लीक केस के बारे में बात करता है। 1890 जो ओलियम गैस ट्रेजेडी थे वो डिफरेंट है भोपाल गैस ट्रेजेडी के। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है हमारी 1984 में, जहाँ पे जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो रिलीज हो जाता है। वेयर एज जो ओलियम गैस लीक केस होता है वो 1985 में होता है, जो कि अगर करता है श्री राम फूड फर्टिलाइजर प्लांट दिल्ली में, और वहाँ पे ओलियम गैस जो है वो इन्वॉल्व रहता है। जो भोपाल गैस केस है वो हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, जो कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को मतलब इन्फोर्स किया गया था। भोपाल केस में हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती है, और हमारा ओलियम गैस में हमारा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ओलियम गैस केस में ये किया गया था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुई थी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कोई भी इंडस्ट्रीज की, उसको कन्वर्ट कर दिया गया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को इंडिया में। अब इंडिया में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब कोई भी पॉल्यूटर है, अगर पॉल्यूटर मीन्स वो कोई भी हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल कर रहा है और उसमें कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, कुछ लीक वगैरह होता है, तो उसकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है उस इंडिविजुअल की, उस इंडस्ट्री की, कि वो पे करे, इवन दो अगर वो मतलब वहाँ पे वो गलती उनकी हो या ना हो। इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया। फिर रूरल लिटिगेशन प्लस का हमेशा मतलब यहाँ पे एंड रहता है, तो रूरल लिटिगेशन एंड एनवायरमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 का केस है। यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड किया गया था, लाइमस्टोन क्वेरी केस या फिर डूम वैली केस भी बोला जाता है। ये फर्स्ट केस है जहाँ पे राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल राइट है, ये चीज़ हेल्ड किया गया था। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट दो अलग अलग केसेस में, मतलब ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको इवॉल्व कर रही है, बट अगर क्वेश्चन में अगर ये आए ना रूरल लिटिगेशन एंड इन्वायरमेंट केंद्र वाला, ये चीज़ करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग केस लॉ प्लस प्रिंसिपल सारे को कवर कर ले रहे हैं। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ये है कि रिकॉग्नाइज्ड इन प्रिंसिपल 16 ऑफ रियो डिक्लेरेशन ऑफ 1992 में, यहाँ पे यही है कि जो भी पॉल्यूट करता है वो कॉस्ट पेयर करेगा, और ये प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम लेट डाउन किया गया था इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल 15 में दिया गया था रियो डिक्लेरेशन के, जो कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर था। मीनिंग इसका यही है कि वेयर देयर आर थ्रेट टू सीरियस इन्वायरमेंटल डैमेज, जहाँ पे सीरियस इन्वायरमेंट डैमेज है का थ्रेट है, वहाँ पे लैक ऑफ साइंटिफिक सर्टेनिटी कैन नॉट बी यूज्ड एंड इज एक्यूज टू डिले दी प्रिवेंटिव मेजर। अगर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मीन्स अगर कोई भी हम ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं और वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, मीन्स पता नहीं उसके आउटकम क्या होंगी नहीं होंगी, वो एज अ डिफेंस यूज़ नहीं किया जा सकता है इंडिविजुअल का। प्रिकॉशन ज़रूरी है, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी और यहाँ पे साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है, ये चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं लिया जा सकता। और ये फर्स्ट टाइम हेल्ड किया गया था इंडिया में वैलोर सिटीजन्स वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
केस में 1996 में, जो कि तमिलनाडु टर्नर्स केस भी कहा जाता है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के, उनको शो करना पड़ेगा जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस MV नायडू, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए आप नाम देख सकते हैं, NAYUDU। 1999 का केस है। यहाँ पे डेवलप किया गया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, ये पार्ट बना दिया इंडिया, इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया इंडिया का। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होता है कि कोर्ट को साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ रखना, मतलब कोर्ट को जब भी डिसाइड कर रहे हैं किसी भी केस को साइंटिफिक एक्सपर्ट को रखना पड़ेगा। और राइट टू एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एक फंडामेंटल राइट है, इस केस में ये हेल्ड किया गया था। और स्टेट की ड्यूटी है कि आर्टिकल 21 में सिटीज़न को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए। फिर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन दिया गया था। स्टेट की जो है वो ट्रस्टी है नेचर का, ओनर नहीं है। मीन्स जो स्टेट होता है, जो सरकार होती है, वो हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज का ओनर नहीं होती, उसकी ट्रस्टी होती है। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो हमेशा वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए ही काम करनी चाहिए। और ये जो स्टेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मतलब सेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, बट जो भी मनी है मतलब वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो जितनी भी चीज़ें अगर उसमें लग रही हैं, यूज़ हो रही हैं, वहाँ से हम सेल कर रहे हैं, तो उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए ही अल्टीमेटली यूज़ करना है। ये चीज़ हल किया गया था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के अंदर, जो कि दिया गया था MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 केस। मूविंग ऑन, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस। यहाँ पे कानपुर टैनरीज केस भी कहा जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो कैन नॉट रन, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर सकते अनलेस दे इंस्टॉल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। एफ्लुएंस जो होता है, जो गंदगी निकलती है उसको एफ्लुएंट्स कहा जाता है। तो वो इंडस्ट्रीज रन नहीं कर सकते अनलेस दे विल इंस्टॉल प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। एफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए अगर प्लांट नहीं लगाएंगे तो वो इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती। और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएंगी। फिर राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये चीज़ हेल्ड किया गया था इस केस में। फिर MC मेहता वर्सेस ताज ट्रेपीजियम केस TTZ, ये चीज़ हेल्ड किया था, जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, नेशनल हेरिटेज है, वो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से। मींस जो भी इंडस्ट्रीज आसपास हैं, किसी भी नेशनल हेरिटेज के जो मॉन्यूमेंट्स है उसके आसपास है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। और कोर्ट ने हेल्ड किया कि इंडस्ट्रीज उसको पॉल्यूट नहीं कर सकती हैं। जो ताज के आसपास का एरिया था वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज अगर वर्क करती तो जो ताज के ऊपर जो पानी गिर रहा है, जैसे एसिड रेन हो रहा है, उसकी वजह से जो मार्बल का वाइटनेस है वो येलोनेस में कन्वर्ट हो रहा था। इसीलिए ताज के एक एरिया में, ताजमहल के एरिया में, आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगाना अलाउड नहीं था। फिर वहाँ पे अगर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो स्विच करे, अगर वहाँ मतलब नेचुरल गैस में स्विच करे, वो अगर नहीं कर सकते हैं तो रिलोकेट कर जाए आउटसाइड ताज ट्रेपीजियम एरिया। एस जगन्नाथ केस में श्रिम्प कल्टीवेशन के बारे में बोला गया कि श्रिम्प फार्मिंग है, अगर उसको हार्मफुल टेक्निक से किया जाता है तो वो नहीं अलाउड है, वो प्रोहिबिट किया गया था कोस्टल रेगुलेटरी जोन में। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस है। यहाँ पे ये हेल्ड किया गया था कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है हैज़ नॉट एप्लीकेबिलिटी इन दिस केस एंड गेन प्लस लॉस ऑफ द बिल्डिंग अ बिग डैम इज प्रिडिक्टेबल एंड सर्टेन। यहाँ पे ये हेल्ड किया गया था कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता क्या है कि अगर हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं, राइट, वो एक्ट का जो आउटकम है दैट इज़ नॉट सर्टेन कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, कुछ सर्टिनिटी नहीं है। इवन दो वो हम उस एक्ट को कर रहे हैं और उसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, मिसहैप हो जाता है, तो ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता। डिफेंस अलाउड नहीं है
कैसा डिफेंस अलाउड नहीं है कि हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस केस में हेल्ड किया गया तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो होता है, प्रिकॉशन लेना हमारा एक मतलब ड्यूटी है, वो इस केस में अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम बड़े बड़े डैम्स बिल्ड कर रहे हैं उससे क्या लॉसेस होंगे, उससे क्या गेन होंगे, वो टोटली प्रिडिक्टेबल या फिर सर्टेन है। प्रियम्बल दिया गया है हमारा, जो एक्ट स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में प्रियम्बल का प्रोविजन दिया जाता है। ये हमारा टाइटल हुआ, ये हमारा एक्ट नंबर हुआ, ये हमारा एनैक्टमेंट डेट हुआ। फर्स्ट वाला लाइन जो होती है ना, जनरली लॉन्ग टाइटल होती है। शॉर्ट टाइटल यहाँ दी जाती है जो कि और जो हेडिंग बनाती है इस एक्ट की, और लॉन्ग टाइटल ये होता है। उसके बाद में हमारा एक तरह से ये प्रियम्बल की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग बताई जाती है एक्ट क्यों लाया गया। जो प्रियम्बल है वो प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है इन्वायरमेंट को, जो भी मैटर मतलब प्रियम्बल इसका यही बात करता है, एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना इन्वायरमेंट को, और जितने भी उससे मैटर कनेक्टेड हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन 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 एनवायरनमेंट जो कि हेल्ड किया गया था स्टॉकहोम में जून 1972 को, इंडिया पार्टिसिपेट किया गया था। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि 5 जून है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाएगा। ये इम्प्लीमेंट करता है, इंडिया पार्टिसिपेट किया था इसमें। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारा, यहाँ पे हम जो हजारियस मटेरियल है उसको प्रिवेंट करना है। ह्यूमन बींग्स, हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जो इंटरलिंकेज है हमारी, मतलब इन्वायरमेंट जो भी हार्म कर रही है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, प्रॉपर्टी सबको हार्म कर रही है। बेयर एक्ट के प्रोविजन देख लेते हैं। जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और जितने भी मैटर उससे कनेक्टेड होते हैं। डिसीजंस लिए गए थे इंटरनेशनल कन्वेंशन में ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो कि हेल्ड किया था स्टॉकहोम में जून 1972 को। फिर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया, अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए गए हैं ताकि ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर यहाँ पे नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन होगा जो कि डिसीजंस वहाँ लिए गए थे, और ये प्रोटेक्ट करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे एनवायरनमेंट को, और प्रिवेंट करेंगे हजार्ड्स जो कि ह्यूमन बींग्स पे हो रहे हैं या फिर अदर लिविंग क्रिएचर पे हो रहे हैं, प्लांट पे हो रहे हैं और प्रॉपर्टी के हो रहे हैं। सब कुछ कवर करने का काम है। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल की, कमेंसमेंट की, एक्सटेंट की। ये बोला जाता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, तो हमारा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो। इंडिया, पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है ये, और ये कौन से डेट पे इन्फोर्स हुआ, तो 19 नवंबर 1986। फिर डेफिनेशन क्लॉज के बारे में है, तो फर्स्ट हमारा ए में है डेफिनेशन एनवायरनमेंट का, बी में है एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट का, सब सीक्वेंस में है ना। सबसे पहले एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, सबसे पहले एनवायरनमेंट को इन्हें डिफाइन करेंगे। तो पहले एनवायरनमेंट को डिफाइन कर लिए, फिर एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट को डिफाइन कर, पॉल्यूटेंट गंदा किसको करता है, पोल्यूशन करता है, ठीक है। फिर उसका फंड के बारे में बोला गया है, CA से ऐड किया गया था, 2023 में इंसर्ट किया गया है। डी हैंडलिंग के बारे में बात करता है, ई हजार्ड के बारे में बात करता है, और F ऑक्यूपायर के बारे में बात करता है। एनवायरनमेंट ए में दिया गया है, बी में हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट दिया गया है, सी में हमारा एलिमेंट पॉल्यूशन दिया गया है। फिर यहाँ पे सेक्शन सी के में क्या दिया गया है, फंड के बारे में दिया गया है। फिर हैंडलिंग के बारे में दिया, ई के बाद एफ आता है ना, तो एफ में फंड है। डी में हैंडलिंग के बारे में दिया गया, ई में हजार्ड के बारे में दिया है, एफ में ऑक्यूपायर के बारे में दिया, जी में प्रिस्क्राइब के बारे में दिया गया। एनवायरनमेंट जो है वो इंक्लूड करता है सारे नेचुरल कंपोनेंट्स को, दैट इज वाटर, एयर, लैंड एंड सॉइल। लैंड में हमारा सॉइल कवर्ड हो जाता है, और जो कि इंटर रिलेशन है इसके, ये सारे एलिमेंट्स प्लस ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सबका इंटर रिलेशन है सारे नेचुरल कंपोनेंट्स के ह्यूमन बीइंग के साथ, नेचुरल कंपोनेंट्स के इंटर रिलेशन विद अदर क्रिएचर के साथ, प्लांट्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, और प्रॉपर्टी के साथ। सारे को कवर करता है क्या, एनवायरनमेंट में सारे आते हैं। यहाँ पे हमारे देखा जाए तो हमारे लिविंग बींग्स भी आ रहे हैं सारे के सारे, एंड नॉन लिविंग एलिमेंट भी आ रहा है जो कि प्रॉपर्टी है।
फिर सेक्शन 2B बात करता है एनवायरमेंट पोल्यूटेंट के बारे में। ये हमारा सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, जो कि इंजूरियस होता है, किस इंजूरियस टू एनवायरमेंट होता है। मतलब कोई भी ऐसा सॉलिड, लिक्विड या गैस जो कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट। इस सेक्शन 2C की बात करता है एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में। प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सेक्शन 2CA यहाँ पर है कि हमारा 2CA बात करता है फंड के बारे में, जो कि दिया गया है सेक्शन 16 में, कि जितने भी पेनल्टीज लगाई जा रही इस एक्ट में, अगर इस एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन होता है तो पेनल्टी इम्पोज की जाती है। और पेनल्टी मीन्स फाइन इम्पोज किया जाता है, और उसका कलेक्शन हमारा होता है 2K16 में, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात की जाती है। फिर सेक्शन 2D में बात करता है हैंडलिंग के बारे में। तो हम हैंडलिंग, अगर किसी सब्सटेंस का हैंडलिंग कर रहे हैं तो इंक्लूड करेगा, हैंडलिंग का मतलब क्या होगा, मतलब अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर कर रहा है, यूज़ कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, या फिर डिस्ट्रक्शन कर रहा है, पैकेज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, या फिर सेल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी हैंडलिंग में आ जाएगी। फिर हजारिया सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या प्रिपरेशन, ठीक है, लाइकली टू कॉज हार्म टू ह्यूमन बींग, कोई भी सब्सटेंस या प्रिपरेशन है वो हार्म कर सकता है ह्यूमन बींग को, लिविंग क्रीचर को, प्लांट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्रॉपर्टी को या एनवायरनमेंट को, तो उसको हम लोग हजारियस सब्सटेंस बोलेंगे। और प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, बाय द रीजन ऑफ इट्स केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस, उसका नेचर ही ऐसा है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसी है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं हजारियस सब्सटेंस। ऑक्यूपायर कौन व्यक्ति होता है, अगर हम लोग फैक्ट्रीज और प्रेमाइसेस के बारे में बात करें तो ऑक्यूपायर होगा जो कंट्रोल रखता है उसके सारे अफेयर्स को। अगर किसी सब्सटेंस के बारे में बात की जाए तो जो भी इस पर्सन का सब्सटेंस का पोजीशन होल्ड करता है वो ऑक्यूपायर है। ऑक्यूपायर की दो डेफिनेशन, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स में दिया गया है। फर्स्ट है फैक्ट्रीज के पर्सपेक्टिव में, फैक्ट्रीज और प्रेमाइसेस के पर्सपेक्टिव में, जो कि उस फैक्ट्री या प्रेमाइसेस का कंट्रोल रखता है वो हमारा ऑक्यूपायर कहलाएगा। और अगर हम लोग सब्सटेंस के पर्सपेक्टिव में बात किया जाए कि सब्सटेंस का ऑक्यूपायर कौन है, तो उस सब्सटेंस का पोजीशन जो भी होल्ड करता है वो पर्सन ऑक्यूपायर कहलाएगा।